रसोई की खुशबू। देखो बहन जी, ये आखिरी रिश्ता है जो मैं आपकी मोनू के लिए लेकर आई हूँ। अगर आपने इस लड़की को भी ना बोल दिया ना तो मेरी और आपकी तो जयराम जी समझिए। अरे भाई, इतना नखरा कौन करता है बहू पसंद करने में। देखो बहन जी, ऐसे कैसे कोई भी लड़के पसंद कर लूँ मैं अपने मोनू के लिए। और ये बहू क्या रोज़ रोज़ पसंद की जाती है। और एक बार मैंने हाँ बोल दिया तो समझो फिर सारी उम्र झेलना पड़ेगा उसे। वो सब ठीक है बहन जी, आप मुझे ये बताइए कि आखिर ऐसा क्या ढूंढ रही है आप लड़की में। सुंदर, पढ़ी लिखी, घरेलू, कामकाजी, हर तरह की लड़कियां तो दिखा दी मैंने आपको। अब कौन सा नगीना बाकी रह गया है जिसे आप अपने बेटे के लिए पसंद करेंगी। देखिए बहन जी, हर सास के मन में ना बहू की एक सुंदर सी तस्वीर होती है, और जो लड़की उस फ्रेम में फिट बैठती है ना, बस उसे ही सास अपनी बहू बनाकर लाना चाहती है। मेरा मानना है कि जब मुझे मेरी बहू दिखेगी ना तो पहली नज़र में ही चारों ओर खुशबू फैल जाएगी, फूलों की बारिश होगी, और बस वही इशारा होगा मेरे कान्हा जी का कि यही है तुम्हारे घर की लक्ष्मी। बहन जी, लग रहा है पिक्चर कुछ ज़्यादा ही देखती हैं आप। फिल्मों का असर हो गया है आपके दिमाग पर। अरे भाई, इतनी कल्पनाएं तो लड़के अपनी होने वाली पत्नी के लिए नहीं करते जितनी आपने बहू के लिए कर डाली। और ये खुशबू फैल जाना, सितार बजाना, फूलों की वर्षा होना, आम जिंदगी में ना ऐसा कुछ नहीं होता। इस हिसाब से ढूंढेंगे ना तो सारी ज़िंदगी बहू ही ढूंढती रह जाएंगी आप। और आपको एक बात बताऊं, हर लड़की में कमियां निकाल कर रिजेक्ट करने वाली औरतों को कोई अपनी लड़की दिखाना पसंद भी नहीं करता। इस बात का ख्याल रखिएगा आप। शांति ने तो नसीहत दे दी थी, लेकिन रूपा कहाँ समझने वाली थी। शाम के समय रूपा शांति के साथ मान्यता से मिलने उसके घर पहुंच जाती है। इधर मान्यता के माँ बाप और बाकी के घर वाले भी मोनू के परिवार के आने का पल के बिछाकर इंतजार कर रहे थे। मान्यता के घर पहुंचने पर रूपा ने देखा कि मान्यता के घर वालों ने तो घर ऐसा सजा रखा था जैसे आज दिवाली हो। दरवाजे पर सुंदर बंधनवार लगा था और गेंदे के फूलों की माला से दरवाजे की चौखट को सजाया हुआ था। जैसे ही रूपा घर में घुसने के लिए पांव रखती है, अचानक से दरवाजे की चौखट से एक माला टूटकर उसके ऊपर गिर पड़ती है। अरे बहन जी, माफ़ कीजिएगा, लगता है जल्दी जल्दी में बहू ने ठीक तरह से फूल लगाए नहीं थे, तभी ऐसे अचानक आपके ऊपर गिर पड़े। अरे भाई साहब, इसमें शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है। फूल गिरे हैं, कोई पत्थर थोड़ी ना गिरे हैं जो हम नाराज़ हो जाएंगे। और वैसे भी फूल गिरना तो अच्छा संकेत ही है। जी जी, आइए बहन जी, आइए। मान्यता के पापा बड़े प्रेम से रूपा, उसके बेटे मोनू और पति शंकर को लेकर हॉल में आते हैं और कुछ औपचारिक बातें शुरू हो जाती हैं। अभी हॉल में बैठे कुछ ही समय हुआ था कि मनमोहन खुशबू से रूपा का मन एकदम पुलकित हो जाता है। एक बात बताइए बहन जी, ये आपके घर से बड़ी मनमोहन खुशबू आ रही है, क्या राज है इस खुशबू का? अरे ये खुशबू, ये हमारी रसोई से आ रही है। मेरी बेटी रसोई में आप लोगों के लिए चाय नाश्ता तैयार कर रही है ना। आप विश्वास नहीं करेंगी बहन जी, मान्यता के हाथों में जादू है, जादू। वो चाय भी बनाने जाती है ना तो मोहल्ले के 4 घरों तक उसके चाय की खुशबू पहुंच जाती है। मुझे ऐसा लग रहा है बेटा, भगवान ने मेरी सुन ली। तूने देखा ना, घर में पाँव रखते ही मेरे ऊपर फूल गिर पड़े, और अभी ये खुशबू, भगवान संकेत दे रहे हैं यही है हमारे घर की बहू। मैं तो लड़की को बिना देखे बता रही हूँ, हमारी बात यहाँ जम जाएगी। मम्मी, आप बिना हद करती हो। 1 दर्जन लड़कियां आपने देखने के बाद रिजेक्ट कर दी, और यहाँ अभी लड़की को देखा भी नहीं और पहले ही रिश्ता करने के लिए तैयार हो गई आप। आपका गणित बिना अलग ही लेवल का रहता है। आप बैठिए, पहले एक बार लड़के से मिल लेने दीजिए। कुछ ही देर में मान्यता चाय की ट्रे लेकर मेहमानों के सामने आती है। मान्यता दिखने में अच्छी थी, पढ़ी लिखी तो थी ही। कुल मिलाकर ऐसी कोई वजह नज़र नहीं आ रही थी जिससे मान्यता का रिश्ता मोनू के साथ ना हो सके। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जब से रूपा ने किचन की उस खुशबू के बारे में सुना था, वो तो मानो सम्मोहन में पड़ गई थी। चाय नाश्ते के बाद, देखिए बहन जी, हमारी तरफ से तो रिश्ते के लिए हाँ है। आप ये समझ लीजिए, जिस नगीने को मैं पिछले 2 साल से तलाश रही थी, आपकी बेटी के हाथ की चाय पीकर हमारी वो तलाश ख़त्म हो गई। आपकी बात का मतलब मैं कुछ समझी नहीं बहन जी। आपकी तलाश मेरी बेटी को देखकर ख़त्म हुई या उसके हाथ की चाय पीकर? मेरे कहने का मतलब वही है कि मान्यता से मिलकर मानो हमारी तलाश पूरी हो गई। आप तो अब बस फटाफट सगाई और शादी का मुहूर्त निकलवाइए। अब हम आपकी बेटी के हाथ की इस खुशबूदार रसोई से ज़्यादा दिन दूर नहीं रह सकते। रूपा की बात सुनकर अब तो मान्यता की माँ भी मुस्कुरा देती है। कुछ देर बाद, बेटा, मुझे तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा
कि तेरे ससुराल वालों ने बहू पसंद की है या अपने ढाबे के लिए हलवाई, जो उन्हें तुझसे ज़्यादा तेरी रसोई में इंटरेस्ट आ रहा था। जैसे ही मैंने उन्हें तेरी खुशबू वाली रसोई के बारे में बताया ना, फटाफट वो शादी के लिए तैयार हो गई। हाँ बीना माँ, मजाक करने की आपकी आदत जाएगी नहीं। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आपकी बेटी में कोई कमी है क्या? अब इतनी बुरी भी नहीं हूँ मैं कि कोई देखकर मुझे मुंह पर मना करके चला जाए। जल्दी ही मान्यता की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है और नई नवेली दुल्हन मान्यता कुमकुम लगे पैरों के साथ रूपा के घर में प्रवेश कर जाती है शादी के बाद। बेटा देख, वैसे तो मैं चाहती थी कि शादी के बाद मैं कम से कम 1.25 महीना तुझसे कोई काम ना करवाऊँ, लेकिन शादी का काम निपटाते निपटाते मेरा तो घुटनों का दर्द वापस आ गया है। अब मेरी हालत ऐसी हो गई है कि बिस्तर से उठने में भी ना जान निकली जा रही है। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता है। 1-2 दिन बेटा तू रसोई संभाल ले, मैं बात करती हूँ, कोई खाना बनाने वाली मिल जाए तो तुझे कम से कम 1.25 महीना तो आराम मिले। क्यों मम्मी जी, क्या ज़रूरत है किसी खाना बनाने वाली की? खाना बनाना मुझे बहुत पसंद है, मैं बनाऊंगी ना आप सबके लिए खाना। और वैसे भी घर में लोग ही कितने हैं, हम 4 लोग हैं। अब क्या 4 लोगों के खाने के लिए हमें नौकरों पर डिपेंड होना पड़ेगा? अब बिल्कुल भी चिंता मत करिए, आप अपने घुटनों का ख्याल रखिए, रसोई की जिम्मेदारी मेरी। बहू की बात सुनकर रूपा का मन गदगद हो गया था। ठीक है बेटा, ऐसा कर, अभी तो सारे रिश्तेदार लौटे भी नहीं है, घर में अभी भी 8-10 लोग जमा है। तू सबके लिए चाय बना दे, नाश्ता मैंने मोनू से बोला है, वो बाहर से ले आएगा। मेहमानों का चाय नाश्ता हो जाए, उसके बाद दोपहर के खाने की तैयारी करते हैं। ठीक है मम्मी जी। मान्यता जाकर रसोई में सबकी चाय बनाने लगती है, लेकिन मान्यता के रसोई में जाने के बाद जो खुशबू आनी शुरू होती है, सभी रिश्तेदार उससे मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। अरे भाभी, क्या बन रहा है ऐसा रसोई में जो इतनी खुशबू आ रही है? भाई मेरे तो मुंह में पानी आ गया। अरे जीजी कुछ नहीं, बस बहू चाय बना रही है। अभी आपको इसके गुणों के बारे में कहाँ पता है। अब आप सोचिए, जिसकी चाय में इतनी खुशबू आ रही है, जब वो खाना बनाएगी तब क्या होगा। बात तो तेरी बिल्कुल ठीक है रूपा, जब इसकी चाय की खुशबू से इतना मुंह में पानी आ रहा है तो खाना खाकर तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे सब। ठीक है भाई, हम तो चाय नाश्ता करने के बाद निकलने वाले थे, लेकिन अब तो बहू के हाथ का खाना खाकर ही जाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने, मैं भी बहू के हाथ का खाना खाने के बाद ही जाऊंगी। सारे मेहमानों ने अपने अपने बैग साइड में रख दिए थे और सब बेसब्री से बहू मान्यता के हाथों की पहली रसोई के व्यंजनों को चखने के लिए बेताब हो रहे थे। चाय नाश्ते के बाद मान्यता रसोई में जाकर अपनी पहली रसोई के लिए पकवान बनाना शुरू करती है, लेकिन उसकी रसोई से जो खुशबू आ रही थी, उसने तो घर में सभी को हैरानी में डाल दिया था। अरे भाभी, कहाँ से ढूंढ कर लाई हुई इस हीरे को? भाई सच बताए तो हम तो खुद 30 साल से खाना बना रहे, ऐसी खुशबूदार रसोई तो हमसे भी नहीं बनती। दुनिया भर के मसाले तेल झोंक दो, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं रहती कि खाने में स्वाद आएगा कि नहीं। लेकिन मान्यता की रसोई से जो खुशबू आ रही है ना, वो खुद चीख चीख के बता रही है कि खाने में बहुत स्वाद आने वाला है। बहू की होती तारीफ से रूपा तो पेड़ पर चढ़ी जा रही थी। देख लिया ना जीजी, अब मैं अपने मोनू के लिए लड़कियां ढूंढ रही थी तो आप ही लोग ताने देते थे। एक के बाद एक लड़के रिजेक्ट करती जा रही है, पता नहीं क्या ढूंढ रही है। देख लिया आपने, बस इसीलिए कोई लड़की पसंद नहीं आती थी मुझे। खाना बनाने की शौकीन मान्यता पिछले कई घंटों से रसोई में थी। कभी खीर, कभी मालपुए, कभी कचौड़ी, कढ़ी, न जाने क्या क्या बनाकर तैयार कर लिया था उसने। और पिछले कई घंटों से रसोई से जो खुशबू आ रही थी, उसने सारे रिश्तेदारों को रूपा के घर से बांध रखा था, वो अलग। मेहमानों की हालत अब ये थी कि कोई भी घर से जाना ही नहीं चाह रहा था। भाभी, वो मैं क्या सोच रही थी, आपकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है। अब ऐसी हालत में आपको छोड़कर जाना मुझे ठीक नहीं लग रहा। मैं सोच रही हूँ 5-7 दिन रुक कर ही जाती हूँ। मैं भी सोच रही थी कि अभी रुकी जाती हूँ रूपा, वैसे भी घर तो बहुएं संभाल रही हैं, मुझे वहाँ जाकर करना भी क्या है। कुछ दिन मान्यता बहू के हाथ के पकवान ही चख लेते हैं भाई। बुआ हुई या मासी, ताई जी, मान्यता के हाथ का खाना चखने के बाद कोई भी घर से हिलने को तैयार नहीं हो रहा था। फिर अगले दिन मान्यता की मुंह दिखाई की रस्म थी, जिसमें पड़ोस की कुछ औरतों को भी आना था। रूपा के घुटनों में दर्द बढ़ता ही जा रहा था, जिसके कारण वो चलने फिरने या काम करने में सक्षम नहीं थी। इसलिए मुंह दिखाई के लिए आई हुई औरतों के लिए बहू मान्यता ने पहले ही चाय नाश्ता बनाकर तैयार कर दिया था और उसके बाद वो तैयार होकर सबके सामने आकर बैठ गई थी। एक बात बताओ बहन जी, 2 दिन हुआ है अभी बहू की शादी को, और पिछले 2 दिन से आपकी रसोई से जो खुशबू आ रही है,
अब क्या ही बताएं। अब किसी तरह उस खुशबू को मन से निकाला था कि आपके यहाँ आते ही फिर से इतनी अच्छी खुशबू आनी शुरू हो गई। अब ये बताइए इस खुशबू का राज क्या है? पड़ोसन की बात सुनकर रूपा एक बार फिर मुस्कुराने लगती है। अरे बहन जी, ये खुशबू मेरी बहू की रसोई से आती है। इतनी परफेक्ट है ना मेरी मान्यता खाना बनाने में कि वो चाय भी बनाती है तो पीने वाले के मुंह में खुशबू सूंघकर ही स्वाद आ जाता है। अगर ऐसी बात है बहन जी तो हमें भी पिलवाइए ना आपकी बहू के हाथ की चाय। हम तो कहते हैं मुंह दिखाई में क्या रखा है, आप तो बहू की सीधा चाय दिखाई ही करवा दीजिए। पड़ोसन की बात सुनकर मुंह दिखाई करने आई सभी औरतें खिलखिलाकर हंसने लगती है। बिल्कुल ठीक कह रही है बहन जी, चाय दिखाई के साथ नाश्ता दिखाई भी कराइए। सजी सवरी दुल्हन ने तो बहुत देख ली, ये खुशबूदार खाना बनाने वाली पहली बार देख रहे हैं। जा बेटा, ये घूंघट करने से अब कोई फ़ायदा नहीं। अब तेरे रूप की नहीं गुणों की चर्चा हो रही है यहाँ पर। तू जाकर पहले चाय नाश्ता ही लेकर आ। सास के कहने पर मान्यता जाकर सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। चाय नाश्ता देखकर सभी पड़ोसन वाह वाह करते नहीं थक रही थी, क्योंकि खाने का स्वाद ही नहीं खुशबू भी लाजवाब थी। कुछ देर बाद सभी औरतें मुंह दिखाए का लिफाफा बहू को पकड़ाकर ढेर सारा आशीर्वाद देकर वहाँ से चली जाती है। बहू एक बात कहूँ, आज तूने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। भाई बहुत मुँह दिखाई देखी है मैंने आज तक, लेकिन जैसी मुँह दिखाई तेरी हुई है ना, ऐसी किसी की नहीं हुई होगी। सभी औरतें बहुत खुश होकर दिल से तुझे आशीर्वाद देकर गई हैं। बस बेटा, ऐसे ही मेरा नाम रोशन करना है तुझे। जी माँ जी। अभी तक तो सब सही था। सभी लोग नई बहू मान्यता की खूब तारीफ कर रहे थे और रूपा को भी ऐसी काबिल और गुणी लड़की ढूंढकर लाने के लिए ढेरों बधाइयाँ मिल रही थी। लेकिन मुसीबत तो तब शुरू हुई जब मान्यता की खुशबू वाली रसोई के सम्मोहन में पूरा मोहल्ला ऐसा पड़ा कि लोग बेशर्मी पर उतारू हो गए। अगले दिन सवेरे, बहन जी सुना आपकी घुटनों में बड़ा दर्द है, सोचा चलकर आपकी हालचाल ले लूँ। हाँ बहन जी, दर्द तो है, वैसे डॉक्टर को दिखाया है, जल्दी ही आराम मिल जाएगा। अरे बहू कहाँ है? लग रहा है उसने देखा नहीं कि मैं आपसे मिलने आई हूँ। आवाज़ लगाइए ना उसे, कम से कम चाय तो पिलाई दे, वही अपने हाथ की खुशबू वाली चाय। अभी कहती हूँ, आप बैठिए। अभी पड़ोसन अर्चना को आए 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि तभी सामने वाले घर में रहने वाली विनीता दरवाजे पर आकर घंटी बजा देती है। वाह बहन जी, आपकी किचन की चाय की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। मैंने सोचा जब बहू चाय बना रही है तो एक कप चाय मैं भी पीती चलूं। हाँ बहन जी, क्यों नहीं, आप भी आइए। मैं बहू को बोलकर एक कप चाय और बढ़वा देती हूँ। अरे रुक रुक, जब चाय का पानी बढ़वा रही है तो एक कप मेरे लिए भी बढ़ावा दीजिएगा। मैंने जब देखा कि अर्चना जी, विनीता जी आपके यहाँ आ रहे हैं तो सोचा मैं क्यों पीछे रहूँ, बहू के हाथ की चाय तो मुझे भी मिलनी चाहिए। पड़ोसनों को ऐसे लाइन लगाकर चाय पीने की होड़ मचाते देख अब रूपा का माथा थोड़ा ठनकने लगा था, लेकिन फिर भी दरवाजे पर आए अतिथि का अपमान तो नहीं कर सकते थे। अब तो ये रूपा की मुसीबत बन गई थी। बहू के हाथ का खाना खाने के बाद जो रिश्तेदार एक बार घर आते वो जाने का नाम ही ना लेते, और पड़ोसनों ने तो ऐसा जीना मुश्किल करके रखा था कि रूपा बिल्कुल परेशान हो गई थी। वक्त बेवक्त कोई ना कोई पड़ोसी घर पर टपक पड़ता और फिर चाय नाश्ते की डिमांड करने लगता। इतनी महंगाई का ज़माना है और रिश्तेदार हो या पड़ोसी सब एक नंबर के बेशर्म बन गए हैं। कितनी मुश्किल से तो जीजी को यहाँ से टरकाया है। कहाँ तो शादी के अगले दिन जाने वाली थी वो, और कहाँ अब शादी के 1 महीने बाद यहाँ से गई है। और ननद का क्या बोलूँ, मेरी खुद की बहन यहाँ से जाने को तैयार नहीं थी। वो तो उनकी बहू ने शोर मचाया, वरना तो मुझे लगता है अभी 2-4 महीने और रुकती। और ये एक मुफ्तखोर पड़ोसन, इतना महंगा दूध हो रहा है। मेरे यहाँ क्या डेयरी खुली है जो मैं दिन में 10-10 बार पड़ोसियों को चाय पिलाती रहूँ? बस बात हो गया, तंग हो गई हूँ मैं। देख बहू, कोई ज़रूरत नहीं है इतना खुशबूदार खाना बनाने की। अरे ऐसी खुशबूदार रसोई का क्या फ़ायदा है जिससे खींचकर लोग रोज़ मक्खियों की तरह रसोई के आसपास भिन भिनाते फिरें? लेकिन माँ जी, मैं तो इतनी साफ़ सफाई रखती हूँ, घर में एक भी मक्खी नहीं है। अरे बहू, तू बिना बात का मतलब नहीं समझती। मक्खियों से मेरा मतलब है इन बिन बुलाए मेहमान और पड़ोसी। माँ जी देखिए, आप अच्छा समझे या बुरा, लेकिन मुझे तो ऐसा ही खाना बनाना आता है और ये तो मेरा गुण है। अब आप उसके लिए भी मुझसे नाराज़ होंगी क्या? पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मैंने इसकी खुशबू वाली रसोई की तारीफ करी थी। जीना मुश्किल करके रख दिया है रिश्तेदार और पड़ोसियों ने। एक जाता नहीं दूसरा आकर बैठ जाता है। इतने ढीठ है सबके सब, चाहे जितनी बेइज्जती कर दो लेकिन 2 दिन बाद फिर आकर टपक जाते हैं।
बड़े बेटे की शादी को अभी 6 महीना ही बीता था कि एक दिन पुणे में रहकर नौकरी कर रहे उसके छोटे बेटे सोनू का उसके पास फ़ोन आता है। मम्मी, आपको एक बात बतानी थी, आप प्लीज़ नाराज़ मत होना। मैंने शिखा से शादी कर ली है, मैं उसे लेकर घर आ रहा हूँ। वो एक्चुअली में उसके पापा बहुत बीमार थे और वो चाहते थे कि उनकी आंखों के सामने उसकी शादी हो जाए, इसलिए बिना कुछ सोचे समझे जल्दबाजी में मुझे ये डिसीजन लेना पड़ा। मम्मी, अब सुन रही हो ना? सुन रही हूँ बेटा, अब जो हुआ सो हुआ। बहू को लेकर घर आ जा, हम लोग यहाँ पर तुम दोनों की रिसेप्शन पार्टी कर देंगे। चलो अच्छा हुआ कि घर में छोटी बहू आ रही है। अब मैं कुछ दिनों के लिए बड़ी बहू को खाना बनाने से ही मना कर दूँगी और छोटी बहू को रसोई की जिम्मेदारी सौंपूंगी। जब लोगों को मान्यता के हाथ का खाना नहीं मिलेगा तो ये रिश्तेदार और पड़ोसी अपने आप जान छोड़ देंगे, वरना इन ढीठ लोगों से सीधे तरीके से पीछा नहीं छूटेगा। 3 दिन के अंदर सोनू अपनी पत्नी शिखा को लेकर आ गया। यहाँ आने के बाद रूपा दोनों की रिसेप्शन पार्टी करवाती है। पार्टी के 3 दिन बाद, छोटी बहू आज से रसोई की जिम्मेदारी तुम्हारी और बड़ी बहू घर की साफ सफाई और बाकी कामों की जिम्मेदारी तुम्हारी। अरे भाभी, ऐसा करो कि लगे हाथ छोटी बहू की पहली रसोई की रस्म भी पूरी करवा दो। हम भी तो देखें छोटी बहू के हाथ में मान्यता बहू की तरह स्वाद है कि नहीं। अरे चाहे जितना स्वाद हो छोटी बहू के हाथ में, लेकिन कम से कम मान्यता की तरह रसोई से खुशबू तो नहीं आएगी। उस खुशबू से पीछा छूटे भाई, मैं तो परेशान हो गई हूँ। थोड़ी देर बाद छोटी बहू शिखा अपनी पहली रसोई की तैयारी करने लगती है। अरे वाह रूपा, तेरी छोटी बहू बिल्कुल बड़ी बहू की परछाई है, परछाई। देख तो, उसकी रसोई से भी बिल्कुल वैसी ही खुशबू आ रही है जैसी बड़ी बहू की रसोई से आती थी। अब बस स्वाद का इंतज़ार है। रूपा भी हैरान थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि छोटी बहू की रसोई से भी बिल्कुल वैसी ही खुशबू आ रही थी जैसे कि बड़ी बहू की रसोई से आती है। कुछ देर बाद छोटी बहू शिखा तरह तरह के पकवान लाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। सभी पकवानों की खुशबू ने मेहमानों का मन मोह लिया था। अरे भाभी, छोटी बहू तो स्वाद में बड़ी से भी 4 कदम आगे है। भाई वाह, पहला टुकड़ा मुंह में डालते ही ऐसा लगा जैसे अमृत चिख लिया मैंने। बुआ जी की बात सुनकर रूपा अपना सर पकड़ लेती है। अरे बहू, इतना खुशबू वाला खाना बनाना कहाँ से सीखा तुमने? ऐसा खुशबू वाला खाना तो बड़ी बहू बनाती है। ये रेसिपी भाभी की है। वो पिछले 3 दिन से मैं भाभी के हाथ का इतना स्वादिष्ट खाना खा रही थी ना, तो मैंने भाभी से उनकी सीक्रेट रेसिपी पूछी है। अब तो मैं भी उनकी ही रेसिपी से खाना बनाने वाली हूँ। बस इतना ही सुनना था कि रूपा अपना सर पकड़कर वहीं रसोई में बैठ जाती है।